हेलो दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग का ये बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का आज पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 68 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है डायरी। पहला प्रश्न जो है, डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। तो देखिए, तो डायरी शब्द है 5 शब्दों का। DIARY, ये है 5 शब्दों का। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि जिसमें इसके अर्थ निकले या ना निकले। तो देखिए, एक लॉजिकली अगर हम इसको ऐसे बना लें कि 5 शब्दों का ये डायरी है, तो पहले स्थान पे हम एक कोई शब्द रखते हैं। ठीक है, तो एक शब्द रखेंगे, यानी कि 5 शब्द हम यहाँ पे रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 में किसी एक को रख सकते हैं। चलिए, एक शब्द हम कोई भी यहाँ पे रख दिए। कितने तरीके से रख सकते हैं यहाँ पे? 5 तरीके से। जब दूसरे जगह पे हम आते हैं, दूसरे ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया? 4। एक जब रख दिए तो 4 में ही कोई रखेंगे, तो यहाँ पे हम 4 तरीके से रख सकते हैं। अगले में जब आते हैं तो हमारे पास शब्द बच जाते हैं 3, तो यहाँ पे हम 3 तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 शब्द बचे हैं, 2 ऑप्शन है हमारे पास रखने का, तो 2। आखिरी में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है रखने का। आखिरी में कोई भी शब्द रखेंगे तो उसका एक तरीका है। और इस तरीके से जो हमारे ऑप्शंस बन जाएंगे, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 2 1, सबको आप गुना कर दीजिए। तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, यानी 120 तरीके से हम इसमें शब्दों का चयन कर सकते हैं। 120 तरीके से हम वर्ड इसमें चुन सकते हैं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। या सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग नाम सुनेंगे। 5 है अगर जो शब्द, तो उसका सीधे कर दीजिए फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कीजिएगा तो फैक्टोरियल 5 का मतलब ही होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। आंसर आ जाएगा 120। लेकिन जो ऑप्शन में कुछ है नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखें। दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या को चुनिए। ये सेम क्वेश्चंस हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो 47 माइनस 37 को कीजिए, कितना बच गया जी? 7। 7 बचा। जितना बचा उसको 7 से गुना कर दीजिए तो आ गया 49, जो कि बीच वाला शब्द है। उसी तरीके से 52 माइनस 41 कीजिए, कितना आ जाएगा जी? 11। 11 में 7 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 77। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 77। उसी तरीके से 58 माइनस 53 कीजिए, कितना आ जाएगा? 5 गुने 7 कर दीजिए, 35। तो ये हो जाएगा हमारा 35। सही आंसर क्या हो जाएगा? 77। हम लोग पहले इस प्रश्न को कर चुके हैं। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 15 20 32 62 118 248। तो आगे वाला श्रृंखला क्या आएगा? तो अगर हम बात करें कि 15 से 20 के बीच में 5 का डिफरेंसेज है, तो अब अगर जो हम इसको कर दे, 5 का जो डिफरेंस है, तो इसको हम लोग अगर कर देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 15 5 20। दूसरा में देखिए 20 और 32 के बीच में 12 का डिफरेंस है। अगर जो हम इसको ऐसा कर दें कि 3 स्क्वायर प्लस 3, कितना आ जाएगा? 12। तो ये दोनों के बीच में हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों के बीच में होगा 3 स्क्वायर प्लस 3। ये दोनों के बीच में करने की कोशिश कीजिए तो 32 से 62। तो अगर जो हम इसको 5 स्क्वायर प्लस 5 कर दें, तो 25 और 5 32। 25 और 5 30, यानी 30 का डिफरेंसेज है, तो हो गया 62। 32 और 30 62 हो गया ना, प्लस 30 करेंगे तो। इसी तरीके से इसको कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर प्लस 7, 7 सत्ते 49 और 7 56। तो 62 में 56 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 118।
उसी तरीके से इसको और इसको कीजिए, तो 7 के बाद कितना होता है? 9 होता है, लेकिन अभाज्य संख्या का करना है। 11 स्क्वायर प्लस 9, तो 11 स्क्वायर प्लस 9 कीजिए तो 11 गण है 121 प्लस 9 यानी 130। ठीक है, 130 प्लस 118 तब आएगा आपका 248। यानी कि जो सही पैटर्न है ना, एक अभाज्य संख्या का वर्ग कीजिए और प्लस कंजिक्यूटिव विषम संख्या। उसी तरीके से 248 के बाद कीजिए तो अगला अभाज्य संख्या कितना आ जाएगा दोस्तों? आएगा 13। तो 13 का स्क्वायर कीजिए और कंजिक्यूटिव कितना आएगा विषम संख्या? 11। तो 13 स्क्वायर प्लस 11, तो 13 तेरह 169 प्लस 11, यानी दोनों को जब ऐड कीजिए तो 9 एक 10 और 6 एक 7 एक 8 और 1 180। तो 180 प्लस 248, 8 8 4 12, 2 1 3, 1 4 428। 428 है ऑप्शन में ए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को ऐसे लिखते हैं, मॉन्क को ऐसे लिखते हैं, तो गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे? तो हम लोग पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चंस भी हम लोग पहले कर चुके हैं। फास्टर, FASTER। तो फास्टर को क्या लिखा गया है? 22, 2, 9, 21, 23, 19। ठीक है। एक है मॉन्क, MONK। मॉन्क को क्या लिखा गया है? 15, 16, 14, 12। तो देखिए क्या है, एफ को F22 लिखा गया है। अगर आप ABCD पहले ऐसे जब भी प्रश्न है पूरा ABCD लिख लीजिए, ABCD 24, 25, 26। अब देखिए F को लिखा गया है 22, यानी कि F यहाँ है, इसका उल्टा होता है 21, तो यानी कि +1। उल्टा +1, रिवर्स +1 लिखा गया है, तो इसको F का उल्टा होता है U, तो U +1 कितना हो जाएगा? 22। A, तो A को सीधा लिखा गया है, ए को क्या लिखा गया? सीधा +1। एफ, एफ देखिए क्या है, एफ होता है 19 पे, इसका उल्टा होता है एच, तो एफ को लिखा गया उल्टा +1 यानी H+1। टी, टी है 20, तो टी को क्या लिखा गया है? सीधा +1। ई, ई को लिखा गया है 23, यानी कि उल्टा +1, तो V+1। आर, आर है 18, ठीक है, तो आर को क्या लिखा गया है? R+1। मॉन्क में देख लेते हैं, M होता है 13 नंबर पे, तो इसको उल्टा कर दो N, यानी उल्टा +1। O, O होता है 15 +1। N, N होता है 14, तो इसका उल्टा है M, यानी 13+1। M+1। K, K कितना है? 11, तो 11+1। ये पूरे अल्टरनेट में ये चीजें लिखी गई है। तो अगर हम अब देखना चाहेंगे गाइड को हम कैसे लिखेंगे, तो GUIDE। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं उल्टे के साथ। तो जी, देखिए कितना है 7, उल्टा कितना है 20, यानी T+1।
1 कितना हो जाएगा जी? 21। यू को सीधा, यानी कि यू कितने नंबर पे? 21, तो 21 प्लस 1, तो इसमें सिंपली प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 22। आई, आई में क्या होगा? आई का उल्टा, आई का उल्टा क्या है? आर, तो 18 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि आर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19। तो इसी तरीके से 21, 22, 19, देखिए कहाँ आ रहा है? 21, 22, 19, 3 तो मिल गया, तो 21, 22, 19 और किसी में 3 नहीं मैच कर रहा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। सिंपल है, इसमें एक उल्टा एक सीधा और प्लस 1 करते जाना है दोनों में, यही इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन लिखते समय मैं जैसे बनाता हूं तो पूरा एबीसीडी और उसका काउंट कर लेता हूं। अगला प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर 30 वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप क्या है? 26 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में कितनी हो? तो सिंपल देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल है कितना? 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना है आयत का? 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है जी। परिमाप कितना है? परिमाप है 26 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है? 26 सेंटीमीटर। अब बताइए, आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी एल इंटू बी, एल प्लस बी। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी बराबर है 30, एल 2 इंटू एल प्लस बी बराबर है 26। अब बताइए, इसको कैलकुलेशन में दोनों में बैठा दीजिए कि कौन सा वाला बैठता है। सिंपल एंड सीधा, 10 और 3, 6 और 5, क्षेत्रफल वाला तो सब में बैठ रहा है, तो इसको ये वाले में बैठाना शुरू कीजिए, परिमाप बराबर। तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी एल और बी दिया हुआ है, तो इसमें देखिए, तो पहला ऑप्शन में ही बैठाइए, तो 2 इंटू 10 प्लस 3, तो 10 3 13 दूनी 26, यानी 26 तो पहले ऑप्शन में ही आ जा रहा है, यानी सही आंसर तो यही हो जाएगा। और एल गुनी बी बराबर 30, तो 10 गुने 3 बराबर 30, तो सही आंसर तो ए हो गया पहले नंबर पे। और भी किसी को बैठाइए तो नहीं आएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पे 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य 400 रुपया है, 10% जीएसटी लेता है, तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर छूट की बात करिए, टोटल कितना है? 400 रुपया है। छूट कितना देता है? ये 10%। तो अगर ये छूट का मतलब है कि कितना रुपया ये छूट दे रहा है, 400 का 10% मतलब कितना? 40 रुपया का ये छूट दे पा रहा है। ओरिजिनल मूल्य उसका 400 का जो है वो कितने का हो गया? 400 माइनस 40, यानी 360 रुपये का ओरिजिनल मूल्य इसका हो गया। अब ये क्या है कि जो अंकित मूल्य है उस पे ये फिर जीएसटी भी ले रहा है 10% का। तो अब अंकित मूल्य का, यानी 360 रुपये में 10% का जीएसटी निकाल लीजिए जी, तो कितना आ जाएगा? 36 रुपया। तब इसका मूल्य टोटल कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य अब कितना हो जाएगा? 360 प्लस 36, यानी 396 रुपया हो जाएगा आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? 396 रुपया। सिंपल भी देख सकते हैं, 40% छूट देता है और उस पर फिर 10% तो टैक्स ले लेता है। 400 रुपया मूल्य दे रहा है कोई भी चीज को, तो अंतिम मूल्य उसका क्या था? 396 रुपया, उतना हम लोग खरीद पाएंगे। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसद। सबसे पहला पद कितना होता है? 1 नंबर पे राष्ट्रपति, पद के अनुसार से। दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे अध्यक्ष, 5वें नंबर पे संसद। तो क्रम इसका क्या हो जाएगा? 2, ये वाला 2 1 4 3 5, सही आंसर हो जाएगा सी। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को दे देती है। जितना है, मान ली कि उसके पास 100 रुपया है, तो इसका ये 25% दे दी, यानी 25 रुपया दे दी धर्म को। ठीक है, बचा कितना इसके पास? 75 रुपया। बची हुई संपत्ति को अपने तीनों बच्चों में बराबर बांट देती है, तो यानी कि 75% जो बच्चा वो 25-25% तीनों में बांट दी, यानी 25-25 रुपया। तो एक बच्चे को टोटल संपत्ति का कितना हिस्सा मिला? एक हिस्सा, यानी 1/4 भाग मिला ना सबको।
100 रुपया में एक भाग मान लीजिए कि पूरा पूरा एक भाग जो धर्म को गया वो 25% गया, बचा 75, 75 में 3 हो, यानी कि टोटल संपत्ति का कितना भाग मिला एक बच्चे को, तो 1/4 मिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा। हाँ जी, वर्ग जो है प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होगा। हाँ, आयत क्या होता है? आयत का आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और वर्ग में भी ये दोनों गुण होते हैं, वर्ग चारों तरफ से चारों भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा ऑलरेडी बराबर होगा, तो प्रत्येक वर्ग एक आयत होगा, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होगा। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। बिल्कुल, समानांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है? आमने सामने की भुजा समानांतर होती है और बराबर होती है, समानांतर चतुर्भुज हो गया। और समचतुर्भुज की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भी भुजा बराबर होती है, तो समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, तो प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इसका सही आंसर क्या, कौन सा कथन असत्य है? तो कोई नहीं, सब सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो गया, ये सही आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगला प्रश्न, हाँ, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन, इसमें एक पीछे चलेगा। कुछ सदस्यों के परिवार में बी कहता है, ठीक है जी, बी कहेगा कुछ, इसमें हम लोग ना पुरुष को दिखाएंगे प्लस से और महिला को दिखाएंगे माइनस से, तो समझिएगा। बी कहता है, क्या कहता है? आर मेरी बहन ए की पुत्री है। आर जो है वो इसकी बहन ए है, बहन है मतलब माइनस कर दी, इसकी पुत्री है, यानी आर ये भी माइनस है, पुत्री है। बी क्या कहा? आर जो है मेरी बहन ए की पुत्री है, जो मतलब कि ए टी की एकलौती पुत्री है, टी की एकलौती पुत्री है। तो यहां हो गया जी टी, टी की एकलौती पुत्री है कौन? ए। चलो आगे देखते हैं। एक्स जो है टी और जेड का संतान, एक्स है कोई जो टी का और जेड का संतान है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, टी और जेड। एक्स इसकी संतान, बताया नहीं कि संतान में पुरुष है या महिला है। एच की दादी या नानी, जो जेड की संतान है, जो एच की दादी नानी है, एच की दादी नानी है। कौन है एच की दादी नानी? जेड। तो एच की दादी है या नानी है, तो एच की अगर जो बात करें तो एच यहाँ पे हो जाएगा, और एच की दादी या नानी कौन हो जाएगी? जेड, यानी कि ये महिला है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। के एम की माँ है, कोई के है एम की माँ है जो एच की एकलौती बहन है। के एम की माँ है और एम किसकी है? एच की एकलौती बहन है, ठीक है। अब जो ये के है, इसकी दादी माँ है, जो भी है माँ है, तो ये महिला है। और एम जो है एच की एकलौती बहन भी है, ठीक है, एम की एकलौती बहन है, तो यानी कि ये भी माइनस महिला है। अब देखिए, यदि एस ए की जीवन साथी है, ये जो महिला है तो यहाँ पे है एस, तो एस है, तो ये तो पुरुष हो जाएगा, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। एस की जीवन साथी है, तो पूछ क्या रहा है? एस ए की जीवन साथी, तो के का एस के साथ संबंध, ये जो के है इसका संबंध एस के साथ क्या होगा? तो देखिए, ये है एकलौती पुत्री, ये इसकी क्या थी? एकलौती पुत्री थी। गौर से देखिएगा प्रश्न को, फिर पढ़ते हुए फिर से रिवाइज करते हैं। कुछ सदस्यों में बी कहता है कि आर मेरी बहन, आर मेरी बहन ए की पुत्री है, यानी कि ये इसकी क्या है? बहन है। कौन? ए। इसकी एकलौती पुत्री है आर, ए की पुत्री है
आर। उसके बाद में क्या है, एक्स जो है टी और जेड की संतान है। कौन? एक्स। किसकी संतान है? टी और जेड की। एच की दादी नानी है, जो जेड की जो संतान है वो एच की दादी नानी है जेड। तो ये दोनों तो पति पत्नी हो गए, तो ये जो है ये दादी या नानी है जेड किसकी? एच की। ठीक है। के एम की माँ है, के जो है एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन। एच की इकलौती बहन है ये यहाँ पे, एम इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है, ये जो एक्स है इसकी शादी हुई ही नहीं, ये अविवाहित है। एस ए की जीवन साथी है, एस और ए का क्या है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, तो ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई। अब पूछ रहा है एस ए की जीवन साथी, तो के का एस के साथ संबंध। अब देखिए एस की पत्नी है ये पुत्री किसकी है? इसकी, यानी कि एस का ससुर हो गया ये, एस की सास हो गई जेड, एस की सास हुई जेड। अब जेड की पोती है ये एच, पोती या पोता जो भी है ये एच है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आएगा, जो इसका साला होगा इसका यहाँ पे कोई। अब ये एम है, तो ये तो इसकी भी साले की बेटी हुई या बेटा, बेटी हुई। तो अब के साथ इसका संबंध क्या हो जाएगा? के कौन हो जाएगा? तो ये साला की पत्नी हो सकती है, अगर यहाँ पे कोई एक साला रहा होगा तो इसकी साला की पत्नी रही होगी। क्या रहेगा? तो साला की पत्नी। सही आंसर क्या होगा? साला की पत्नी। तो या तो बहनोई हो, देवर हो, या साला की पत्नी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सेट में फिर से। धन्यवाद। थोड़ा सा अगर इनको कन्फ्यूजन में कुछ हुआ होगा तो एक बार दोबारा से इसको रिकॉल कीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा समझ के ऐसे रिलेट करके ले जाइएगा ना, तो आ जाएगा समझ। थैंक यू, धन्यवाद।